हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए अपनी इन्वायरमेंट सीरीज में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस हैं आपके यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, आपका आरओआर हो जाएगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो भी वैकेंसीज आने वाली आ चुकी है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस जो भी एग्जाम्स कराता है उन सभी के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। वीडियोस आप में आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट में पक्का लिखिएगा और प्लीज वीडियोस को लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव अपघटनीय पदार्थों का है? ए घास, फूल और प्लास्टिक कैन, बी घास, लकड़ी और प्लास्टिक बॉटल, सी घास, फल के छिलके और नींबू और डी घास, एल्युमिनियम फल और लकड़ी। तो आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा समूह है जो केवल आपका जैव अपघटनीय पदार्थों का है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो आप सारे ऑप्शंस को ध्यान में देख रहे होंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मिल जाए, जिसमें आपको प्लास्टिक कैन हो गया, इस वाले में प्लास्टिक बॉटल हो गई, इस वाले में देख रहे हैं आपको एल्युमिनियम फॉयल मिल जा रहा है और इस वाले में सारे के सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और हमारे क्या है जैव अपघटनीय पदार्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर भी हमारे क्या ऑप्शन सी ही है। ग्रीन मफलर किसके नियंत्रण से संबंधित है? ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण और डी वायु प्रदूषण। तो आपको बताना है जो ग्रीन मफलर है वो किससे संबंधित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, जो ग्रीन मफलर है ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, क्योंकि पेड़ और वनस्पतियों की ध्वनि को अवशोषित करने का काम करते हैं। और आपको पता होगा जो सड़कों किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं इनका मेन काम क्या है कि नॉइज बैरियर की तरह वर्क करते हैं, जिससे आपका शोर का क्या होता है प्रदूषण कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है? ए पार्थेनियम, बी एलिफेंट घास, सी जलकुंभी और डी मोगर घास। तो आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी खरपतवार है जो औद्योगिक अपशिष्ट से जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या? ऑप्शन सी जलकुंभी, क्योंकि आप जानते हैं जलकुंभी जो है ये आपका भारी धातुओं और प्रदूषकों को अवशोषित करने का भी काम करता है। हाँ, हालांकि अगर वाटर हानि ज्यादा बढ़ जाए तो भी हार्मफुल होता है, बट हमारा आंसर क्या आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो आपको बताना है जो अम्लीय वर्षा है वो किस कारण से होती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका एसिड रेन है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग ही होता है और यही एसिड रेन को कॉज करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? ए कार्बन के ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी सल्फर के ऑक्साइड और डी नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के ऑक्साइड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका एसिड रीजन का मेन कॉज है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड, क्योंकि आप जानते हैं जो दोनों ही आपके एलिमेंट है इन दोनों के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड रेन को कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीबीसी द्वारा निर्धारित साइलेंट जोन में दिन के समय शोर की सीमा क्या है? ए 50 डेसिबल, बी 60 डेसिबल, सी 70 डेसिबल और डी 80 डेसिबल। तो आपको बताना है सीपीबीसी द्वारा निर्धारित साइलेंट जोन में दिन के समय शोर की सीमा क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि जो साइलेंट जोन में आपका अस्पताल, स्कूल, कोर्ट आदि आ जाते हैं, जहाँ पे दिन में अधिकतम सीमा 50 डेसिबल है और रात में इसकी सीमा क्या है? 40 से 45 डेसिबल तक है। आप जानते हैं सीपीबीसी का फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके द्वारा निर्धारित है और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 65 है और वाणिज्यिक क्षेत्र इसका क्या है? 65 डेसिबल इसकी रेंज है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई वेस्ट प्रबंधन का सबसे टिकाऊ तरीका कौन सा है? ए लैंडफिल में डालना, बी जलाना, सी अलग करना और पुनः उपयोग और डी इलेक्ट्रॉनिक उपयोग कम करना। तो आपको बताना है ई वेस्ट प्रबंधन का सबसे टिकाऊ तरीका कौन सा है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? सेग्रीगेशन, रिसाइकिल एंड रीयूज। ठीक है, कि हमें अलग करना है, उसको सेग्रीगेट करना है, फिर रीयूज करना है। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और इसमें धातुएं होती हैं वो आपका कॉपर, गोल्ड,
सिल्वर ये पुनः प्राप्त की जाती है, जिससे कि हम ई वेस्ट के जो पॉल्यूशन है उसको भी कम कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? ए स्थानिक, बी दुर्लभ, सी संकटग्रस्त और डी संकटापन्न। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि वे कौन सी प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंडेमिक, जिसे हम स्थानिक कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्थानिक प्रजातियां केवल एक ही निश्चित स्थान पर और भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे नीलगिरी ताहर, अंडमान के कुछ पक्षी, ये सभी क्या होंगे? आपके एंडेमिक हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? ए हिमालय, बी पश्चिमी घाट, सी इंडो बर्मा क्षेत्र और डी पूर्वी घाट। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी पूर्वी घाट, क्योंकि आप जानते हैं जो पूर्वी घाट है ये आपका इंडिया का हॉटस्पॉट नहीं है। भारत में मेनली 4 ही आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो कौन सा आपका हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सूडालैंड। यही वे 4 क्षेत्र है जो कि भारत में हॉटस्पॉट है, जबकि पूर्वी घाट क्या है? हॉटस्पॉट नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उल्टा पिरामिड है? ए संख्या पिरामिड, बी ऊर्जा पिरामिड, सी बायोमास पिरामिड और डी जलीय बायोमास पिरामिड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी जलीय बायोमास पिरामिड, क्योंकि जो जलीय बायोमास का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? वो उल्टा होता है। ठीक है, कारण क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन्स कम होते हैं और बायोमास क्या होता है? तेजी से उसका पुनरुत्थान होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब ऊर्जा पिरामिड की बात करेगा तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? क्योंकि 10% एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के संगमरमर को नुकसान पहुंचाने का मुख्य कारण क्या है? ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन और डी एसिड रेन। तो आपको बताना है ताजमहल का जो संगमरमर है उसको नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कारक क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी एसिड रेन, क्योंकि आप जानते हैं जो अम्ल वर्षा होती है ये संगमरमर को क्षति पहुंचाती है, इसीलिए इसे मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश का पिरामिड हमेशा सीधा होता है? ए ऊर्जा, बी संख्या, सी बायोमास और डी मिट्टी। तो आपको बताना है किसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो ऊर्जा का पिरामिड होता है क्या होता है? हमेशा ही सीधा होता है। ये हमेशा सीधा मिलेगा आपको। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% ही ट्रांसफर होती है। वो लेंडमान वाला रूल आप लगा देंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा सीधा बनता है। हाँ, जो आपके संख्या और बायोमास के जो पिरामिड है वो उल्टे हो सकते हैं, बट ये हमेशा सीधा रहता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा कार्य योजना 1985 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए नालों के अवरोधन द्वारा जल गुणवत्ता सुधार, बी सिंचाई क्षमता बढ़ाना, सी जल परिवहन और डी पेयजल उपलब्ध कराना। तो आपको बताना है जो गंगा एक्शन प्लान है 1985 का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया? जो आपका नालों के अवरोधन द्वारा जल गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय अपशिष्ट है? ए एल्युमिनियम कैन, बी गोबर, सी डीडीटी और डी प्लास्टिक बैग। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं गोबर क्या है? जैव अपघटनीय पदार्थ है और सूक्ष्मजीवी से क्या करते हैं? विकृत कर देते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसका उपयोग हम बायोगैस प्लांट बनाने में, खाद बनाने में करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई? ए 1982, बी 1983, सी 1984 और डी 1985। तो आपको बताना है जो गंगा एक्शन प्लान है किस ईयर में लॉन्च हुआ था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी और ये पहला राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्रोग्राम था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा किस रूप में होती है? ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी यांत्रिक और डी रासायनिक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, जल्दी से इसका आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में पारिस्थितिकी तंत्र में जो 10% ऊर्जा जो मूव होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, वो किस फॉर्म में मूव होती है? तो वो आपका केमिकल एनर्जी, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, इसी के माध्यम से आगे बढ़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर है? ए मरुस्थल, बी वन, सी घास भूमि और डी महासागर। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आप भी जानते हैं कि जो आपका महासागर होता है ये क्या होता है? सबसे स्थिर या कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इसे कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो महासागर है ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। और सबसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो सबसे विशाल होगा उसमें परिवर्तन क्या होगा? कम से कम होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य सूचक क्या है? ए कुल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया संख्या, बी पीएच लेवल, सी बीओडी स्तर और डी ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो आपको बताना है जो जल प्रदूषण है इसका मुख्य सूचक क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जल प्रदूषण का मुख्य सूचक माना जाता है। जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा वहां पे प्रदूषण होगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए जैविक उपचार, बी पराली जलाना, सी लैंडफिल और डी खाद बनाना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो पराली जलाना है इससे हमारा वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, और उत्तर भारत में तो बहुत ज्यादा प्रमुख कारण है इसका। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इनकी भी मात्रा बढ़ती जाती है जो वायु की गुणवत्ता को बहुत ही खराब कर देती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूसी प्रमाण पत्र से क्या अभिप्राय है? ए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, बी पॉल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट, सी पॉल्यूशन यूटिलिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट और डी पुलिस अर्बन केयर सर्टिफिकेट। तो आपको बताना है पीयूसी सर्टिफिकेट का अभिप्राय क्या है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या वाहनों के उत्सर्जन स्तर को प्रमाणित करता है और मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ये अनिवार्य है और बिना पीयूसी पे गाड़ी चलाते हैं दंडनीय अपराध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके पक्का बताइएगा। और प्लीज ईमानदारी से जब वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो ईमानदारी से बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके 15 सही हो रहे हैं, 18 से 19 से हो रहे हो या 20 में 20 सही हो रहे हैं, ईमानदारी से पक्का बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों को ख्याल रखिए।